हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विज़न आईएएस की सितंबर 2025 की मैगज़ीन। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है वो है राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका जो पहला टॉपिक है वो राजनीति का अपराधीकरण। तो मैं इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में एक स्टोरी की तरह आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पे समझा दे रही हूँ। बाकी जो किताबी भाषा है वो तो इसमें दी हुई है, आप इससे पढ़ सकते हैं। बाकी एक समझ को बेहतर करने के लिए मैं इसको एक समरी टाइप का आपको समझा देती हूँ। अगर आपको लगे कि वो आपके लिए यूज़फुल है तो फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने तो अभी इसको ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। जिसके पास में बुक है, मैगज़ीन है, वो लोग उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीति का जो अपराधीकरण है वो क्या होता है, मतलब उसका अर्थ क्या है। तो राजनीति का अपराधीकरण का मतलब है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग होते हैं, राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में उनका प्रवेश होना, मतलब उनका राजनीतिक या चुनावी प्रक्रिया में आना। बाद में क्या होता है, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब अपराधी नेता बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, राजनीति का अपराधीकरण। अब इसके कुछ जो आंकड़े दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भारत है उसमें ये आप देख सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, ये वाला जो लाइन है इसे देखिए। तो जो भारत में 47% जो मंत्री हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के मिला करके उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से करीब 27% पर गंभीर अपराध हैं, जैसे कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, इन सब के। फिर इसके बाद में एडीआर 2024 के अनुसार आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवारों की जीत की जो संभावना है वो लगभग 15.3% के आसपास है। और जो लोग बिना अपराध वाले, बिना आरोप वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाएं बहुत कम है, लगभग 4.4%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपराधी पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा जीतते हैं। 2009 से 2024 के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो मतलब अपराधीकरण क्यों होता है, राजनीतिक अपराधीकरण। तो राजनीतिक अपराध में क्या होता है, गठजोड़ बहुत ज़्यादा होता है। अपराधी कानून, सुरक्षा और वैधता पाने के लिए राजनीति में आते हैं, क्योंकि राजनीति पार्टियों का बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पे, इन सब पे थोड़ा सा दबदबा होता है। इस वजह से जो लोग होते हैं वो सुरक्षा पाने की मतलब उससे उम्मीद से आ जाते हैं राजनीतिक पार्टियों में। फिर है राजनीतिक दल उन्हें पैसा और बाहुबल के लिए टिकट देते हैं। दूसरा है जीतने की ज़्यादा संभावना। एडीआर के अनुसार अपराधी उम्मीदवारों के जीतने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, इसलिए पार्टियां जो हैं वो इनको प्राथमिकता देती हैं। फिर है चुनाव की बढ़ती लागत। चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, अपराधी उम्मीदवार ब्लैक मनी और रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध करा लेते हैं। दूसरा है न्यायिक प्रक्रिया में देरी। जो मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सालों साल हो जाते हैं, उन पर कोई फैसला नहीं आता, उनका कोई निपटारा नहीं होता, सज़ा नहीं होती। तो क्या होता है कि जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहचान की राजनीति, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर वोट, जो कि इंडिया में बहुत आम बात है, आप लोग को पता ही है। आपराधिक छवि के बावजूद उनको समर्थन मिल जाता है। इसके कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं, जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके बारे में बात की गई। ये देखिए, ये इस पे दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, इसकी जो धारा 8 है वो बताती है, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होती है, तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाता है। लेकिन सिर्फ आरोप लगने पर अयोग्यता नहीं होती है, अगर उसे सज़ा हो जाएगी या उसे दोषी ठहरा दिया गया, उसे वो साबित हो जाएगा तो ही उसे माना जाएगा अपराधी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो निर्णय है वो है एडीआर बनाम भारत संघ 2002 में आया था। इसमें क्या दिया गया, उम्मीदवार को अपने आपराधिक मामले, संपत्ति और शिक्षा की जानकारी देना अनिवार्य किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 की बात करें तो उसमें राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, संसद को कानून बनाना चाहिए। और इसमें भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 की बात करेगी। इसमें भारत निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह उम्मीदवारों के सभी पूर्व या लंबित आपराधिक आरोपों, दोष सिद्धि और दी गई सज़ा की मात्रा का विवरण जो है वो हलफनामे के तौर पर देना होगा। नेक्स्ट केस जो है वो है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। इसमें भी ये दोषी ठहराए गए 2 या अधिक वर्षों के कारावास की सज़ा पाए वर्तमान विधेयकों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाए। इसके बाद में ये दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ।
तो इसके बारे में बात करें तो, और इसकी बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकतंत्र इससे क्या होता है, कमज़ोर होता है, कानून के शासन पर खतरा बनता है। इसके बाद ईमानदार लोग जो होते हैं वो राजनीति से दूर हो जाते हैं, नीतियाँ जो है जनहित की बजाय अपराधी हित में बनती हैं। सो ये है, मैंने इसको कुछ स्टोरी की तरह सुना दिया है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे, न्यायिक लंबिता के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यायिक लंबिता का जो मतलब है वो है अदालतों के मामलों का समय पर निपटारा ना होना, और लाखों केस सालों साल लंबित रहते हैं। जैसे कि आपको पता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो सालों साल तक पड़े रहते हैं, उन पर कोई फैसला नहीं आता, उनका कोई निपटारा नहीं होता। तो इसका सरल शब्दों में अगर कहें तो न्याय मिलने में जो बहुत ज़्यादा देरी होती है उसको बोलते हैं न्यायिक लंबिता। इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में 5 करोड़ से अधिक जो मामले हैं वो विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं, इन पर कोई फैसला नहीं आया। जो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो निचली अदालतों में हैं, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, और सबसे कम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समस्या है वो निचली न्यायपालिका में ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं न्यायिक लंबिता के कारण क्या क्या हैं। तो भारत में जो जज हैं उनकी संख्या अनुपात बहुत कम है, बहुत सारे सेक्शन पोस्ट जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं, जज कम है, केसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। दूसरी है जटिल और लंबी न्यायिक प्रक्रिया, बार बार तारीखें देते रहते हैं, और गवाहों का समय पर पेश ना होना, प्रक्रिया बहुत फॉर्मल और बहुत स्लो होना, ये सारे कुछ कारण हैं। दूसरा है अवसंरचना की कमी, कोर्ट रूम स्टाफ, डिजिटल सुविधाओं की कमी। कई अदालतें आज भी मैनुअल तरीके से, जो बहुत पुरानी पद्धतियाँ थीं उस हिसाब से काम कर रही हैं। सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज, सरकार खुद सबसे ज़्यादा केसेस फाइल करती है। इससे क्या होता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। फिर वैकल्पिक विवाद समाधान का कम उपयोग, ADR मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। छोटे मामलों का बोझ भी अदालतों पर होता है, जैसे कि बहुत सारे संपत्ति से रिलेटेड विवाद होते हैं, फैमिली से रिलेटेड विवाद होते हैं, वो सारे जो भी हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर बात करेंगे न्यायिक लंबिता के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसकी जो एक मतलब परिभाषा क्या बोल सकते टर्म है इसका। तो लोगों का जो न्याय व्यवस्था पर से भरोसा कम होता चला जाता है। गरीब और कमज़ोर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उनके पास ना तो इतने ज़्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं कि वो बार बार वकीलों का इन सब चीज़ कोर्ट कचहरी करते रहें, इन सब का खर्चा उठा सकें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर नकारात्मक असर पड़ता है, रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है। तो सरकार और न्यायपालिका को क्या प्रयास करनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने बोला है कि सभी अदालतों के मामले का डिजिटल डेटा बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग बढ़ेगी इससे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात करें, महिला, SC, ST, MPs, MLA से जुड़े मामले के लिए और स्पीडी जस्टिस का प्रयास किया जाए। कोर्ट को बनाया जाए। इसके बाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका ADR की भी बात कर रही थी, लोक अदालतें, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब के बारे में बात की जाए। और कुछ समाधान हैं, तो जैसे कि जजों की जो संख्या है उनको बढ़ाया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, बार बार तारीखों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, ADR को और मजबूत बनाया जाए, सरकार की अनावश्यक जो अपील हैं उन सबको रोका जाए, तकनीकी AI और कोर्ट का बेहतर उपयोग किया जाए। तो यही था। और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में। भारत में पहला जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो काम करता था। फिर MCI पर भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और अकुशल नियमन के आरोप लगे, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को लागू किया है। ये क्या है, सितंबर 2020 से कार्यरत है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टरों का पंजीकरण, मेडिकल एथिक्स, मेडिकल संस्थानों के नियमन का शीर्ष नियामक कार्य करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसको लाने का? चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, मेडिकल शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना, पारदर्शी और जवाबदेह नियमन। इसकी संरचना कैसी होती है? सबसे पहले होता है चेयरपर्सन, ठीक है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। कुल मिलाकर स्वायत्त लेकिन सरकार द्वारा ये नियंत्रित संस्था होती है। इसमें 4 स्वायत्त बोर्ड होते हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड
और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। मुख्य प्रावधान इसके क्या क्या हैं? MBBS के बाद एक कॉमन एग्जाम होता है, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। फाइनल MBBS, PG एडमिशन, मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पर भी लागू होते हैं। फी रेगुलेशन क्या है? निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों की फीस नियंत्रित की जा सकती है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, कुछ सीमित दायरे में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने का प्रयास। और मेडिकल रजिस्टर्स, नेशनल मेडिकल रजिस्टर क्या करते हैं? फर्जी डॉक्टरों पर रोक लगाते हैं। इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं? स्वायत्तता इसमें सीमित है, केंद्र सरकार का प्रभाव ज़्यादा है, राज्यों की भूमिका कम है। और मतलब हालांकि जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी इसमें केंद्र का दबदबा बहुत ज़्यादा होता है। छात्रों में असमंजस रहता है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर पर सवाल उठते हैं, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात पर सीमित असर, और स्ट्रक्चरल इशूज़ भी इसमें देखने को मिलते हैं। आगे कुछ इसमें संक्षिप्त सुर्खियाँ दी हुई हैं, इन पे हम बात करेंगे। भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणाली। तो राजनीतिक प्रणाली का प्रकार देखो, भारतीय राजनीतिक प्रणाली कैसी है? संसदीय लोकतंत्र है, संघीय व्यवस्था है, सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, संविधान से प्रेरणा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली। जो संविधान है वो उसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से। और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, एकात्मक राज्य है, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री दोनों शक्तिशाली हैं। संविधान का 1958 का संविधान। जो फ्रांस है वो 5वां गणराज्य है, इसकी कार्यपालिका। भारत की अगर कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत हमारे भारत में चलता है। बात करें फ्रांस की तो वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक और शक्तिशाली प्रमुख दोनों होते हैं, और जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। प्रमुख शक्तियाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, संसद भंग करने की शक्ति होती है, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो सरकार का दैनिक प्रशासन, संसद के प्रति उत्तरदायी, विशेष स्थिति कोहैबिटेशन, जब राष्ट्रपति और संसद अलग अलग दलों से हों। विधायिका भारत की कैसी है? द्विसदनीय संसद है, लोकसभा राज्यसभा संसद शक्तिशाली है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। फ्रांस में कैसी है? द्विसदनीय संसद वहाँ भी है, एक नेशनल असेंबली, दूसरी सीनेट। संसद की शक्तियाँ सीमित हैं, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। और जो भारत है वो संघीय है, लेकिन झुकाव जो है वो केंद्र की ओर है। राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में, ये सारी चीज़ें। अब इसकी तुलना कर लेते हैं तो क्या होगा? शासन प्रणाली भारत में संसदीय है, फ्रांस में अर्धराष्ट्रपति है। शासन प्रणाली की बात हो गई। अब बात करेंगे राज्य का प्रकार। भारत संघीय है, फ्रांस एकात्मक है। राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का है, फ्रांस में शक्तिशाली है राष्ट्रपति। PM की भूमिका भारत में सबसे शक्तिशाली है, फ्रांस में जो PM है वो राष्ट्रपति के अधीन है। और सरकार की बात करें, सरकार की स्थिरता की बात करें तो भारत में कम है और फ्रांस में अधिक स्थिर सरकार है। संसद की शक्ति भारत में ज़्यादा है, फ्रांस में सीमित है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि भारत ने फ्रांसीसी मॉडल क्यों नहीं अपनाया। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली चलती है, विविधता अधिक है, शक्तियों का केंद्रीकरण खतरनाक हो सकता था, इसलिए हमने भारत में फ्रांसीसी मॉडल को नहीं अपनाया है। उत्तरदायी सरकार, संसदीय नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विशाखापत्तनम घोषणा पत्र। तो इसकी बात करते हैं। तो विशाखापत्तनम जो घोषणा पत्र है वो भारत की डिजिटल शासन गवर्नेंस को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। इसे 28वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो है गठित राजनीति, प्रौद्योगिकी और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण के नए मानदंड तय करना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? समावेशी गवर्नेंस, ठीक है, शासन को सबके लिए सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, तकनीकी के जरिए नागरिक सेवाओं को तेज करना और रियल टाइम बनाना। मुख्य प्रस्ताव इसका क्या है? राष्ट्रीय दृष्टि, नागरिकों के लिए पारदर्शी सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं। सेवाओं का डिजिटलीकरण प्लस सहज उपयोग। डिजिटल सेवाओं का ग्रामीण और कठिन से
कठिन जो क्षेत्र हैं जहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, लद्दाख हो गया, वहाँ तक विस्तार, महिलाओं, युवाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर। ठीक है, फिर इसके बाद में डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना, खासतौर पर रक्षा, परिवहन और नागरिक सेवाओं में सतत और क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन देना। विशाखापत्तनम को IT एंड इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना भी शामिल है। इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? डिजिटल विभाजन, शहर ग्रामीण, अमीर गरीब और भाषा सही पहुँच की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, इंटरनेट, बिजली और ICT सुविधाओं की कमी है, अलग अलग विभागों में तालमेल की कमी है। और इसका महत्व क्या है? भारत की डिजिटल सेवा वितरण रणनीति को सुदृढ़ बनाना है। यह विकसित भारत 2047 के विज़न से मेल खाता है, जहाँ पर क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का लक्ष्य रखा गया था। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसको एक छोटा सा स्टोरी की तरह जो होता है वो बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025। केंद्रीय गृह मंत्रालय को अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के तहत अप्रवास और विदेशी विषयक आदेश 2025 को अधिसूचित किया है। इसके जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है? ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को पासपोर्ट वीज़ा उन्मुक्ति दी गई है, जिनको निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक तिब्बतियों को दिया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, उनको भी पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। वीज़ा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती। किस पर लागू होती? राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों पर, जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर, नौसेना के युद्धपोतों पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का पूरा सेगमेंट कंप्लीट। अब कल बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक्स पर। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।